हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, कंप्यूटर अवेयरनेस 12 डेज 12 टेस्ट के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है इसका डे 9। बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर रहे हैं। उन 40 क्वेश्चंस पर डिस्कशन चल रहा है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया। सिर्फ उन टॉपिक्स को नहीं बल्कि उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया गया जिनसे कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि आईबीपीएस कुछ ना कुछ बदलाव तो करता ही है। जरूरी नहीं कि उन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जिनसे अभी तक पूछता आया है, लेकिन हां, आईबीपीएस का जो लेवल है, जो पूछने का पैटर्न है ना, वो चेंज नहीं होता। अगर ईमेल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो आते हैं, अगर एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो आते हैं, नेटवर्किंग से पूछता है तो पूछता है। इसका मतलब टॉपिक्स हमें पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन वो डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, इंटरनेट, इनसे ही कवर करेगा। और इंटरनेट के अंदर भी ब्राउजर और सर्च इंजन पर ज्यादा फोकस करता है, कुकीज जैसे टॉपिक पर ज्यादा फोकस करता है। तो उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन का बंडल लेकर एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं, आपकी टेस्टिंग को जज करने के लिए, आपकी तैयारी को देखने के लिए कि आप क्या टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, क्या एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से एक बार डिस्कस करते हैं बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपका बेस कमजोर है और किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए जरूरी है कि बेस मजबूत होना चाहिए, जितना ज्यादा समय आप जिस पेपर को देंगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर कहता है कि मुझे ज्यादा समय मत दो, मुझे बस इतना समय दे दो कि आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। वो भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंकिंग के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कंप्यूटर में महारत हासिल नहीं करनी, आपको कंप्यूटर में पीएचडी नहीं करनी, बस इतना कर लेना है कि बैंकिंग में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को सॉलिड कर लेना है बस। फिर 40 क्वेश्चन में से 35 प्लस क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। डिस्प्ले हो रहा है यहां पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है एग्जाम के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके डायरेक्टली अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, यानी जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी वो लेटेस्ट पैटर्न पर होंगी। क्योंकि ये बैच 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है। वैलिडिटी कितनी है सर इस कोर्स की? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये मिलेगा। और वैलिडिटी किस दिन से शुरू होगी? जिस दिन आप परचेज करेंगे इस कोर्स को, जिस दिन आप एनरोल करेंगे इस कोर्स से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चंस पर। प्रीवियस वाले सेशन में एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था जो कि काफी फेमस क्वेश्चन रहा है आईबीपीएस का। क्या? इट कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर में यह संपूर्ण प्रिंट प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकता है। क्या है ये? स्पूलिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग, फॉर्मेटिंग या पार्टीशनिंग। हम लोग जानते हैं प्रिंटिंग को मैनेज करने के प्रोसेस को बोला जाता है स्पूलिंग, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पूलिंग होता क्या है इसको समझने से पहले इसकी फुल फॉर्म समझिए, क्योंकि स्पूलिंग की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये क्या है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, पेरिफेरल क्योंकि प्रिंटर क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। ऑपरेशन ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। फिर से एक बार, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। क्या होता है स्पूलिंग? अगर हम कई सारी रिक्वेस्ट प्रिंटर से करते हैं, हमने सपोज करिए कई सारे प्रिंट आउट एक ही समय पर प्रिंटर को दिए,
कई सारे अलग अलग कंप्यूटर से, है ना, सपोज करिए 10 कंप्यूटर्स थे और 10 कंप्यूटर से हमने एक प्रिंटर पर प्रिंट आउट की रिक्वेस्ट करी, तो प्रिंटर कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसका निकाले और बाद में किसका। इसके लिए प्रिंटर को एक क्यू अरेंज कर दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पूलिंग प्रोसेस। और इस क्यू के माध्यम से ही प्रिंटर अपनी प्रिंट आउट को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। समझ में आया? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पूलिंग। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 40 क्वेश्चन का सफर शुरू होता है अब। इन MS Word 2021 which tab comes next to reference tab? MS Word 2021 में यानी लेटेस्ट वाले वर्जन में रेफरेंस टैब के आगे कौन सा टैब आता है? आप लोग ने ये तो याद कर ही लिया होगा अभी तक कि किस टैब के बाद कौन सा टैब आता है। तो मुझे बताइए रेफरेंस टैब के बाद में कौन सा टैब आता है MS Word में? मेलिंग, रिव्यू, व्यू, लेआउट या डिजाइन? वेरी गुड, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज मेलिंग्स, यानी सही जवाब होगा मेलिंग्स टैब। आप जानते हैं MS Word की जब हम बात करते हैं तो पहला टैब होता है फाइल, उसके बाद में बाय डिफॉल्ट होता है होम, फिर इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। तो ये टैब्स के नाम एज इट इज आपको याद करने होंगे, क्योंकि कौन सा पहला टैब है, कौन सा तीसरा टैब है, कौन सा दूसरा टैब है ना, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट, अब एक बार बड़े पर्दे पर भी देख लीजिए, है ना। अगर छोटे पर्दे पे आपको समझ में नहीं आ रहा था, देखने में परेशानी थी, तो एक बार बड़े पर्दे में भी समझ लीजिए। टैब नेक्स्ट टू दी रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब के बाद वाला टैब कौन सा है? मेलिंग्स के नाम पे। और यहां पर जो टैब हैं वो कौन कौन से हैं? फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं होता या जिनके पास टैबलेट नहीं होता, जो MS Word, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करके नहीं देख सकते। उनके लिए अगर ये स्क्रीनशॉट वो लेकर रखेंगे और समझेंगे तो काफी मदद मिलेगी, क्योंकि आपको वहां प्रैक्टिकल तो करना नहीं है ना, सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के आंसर लगाने हैं। तो उन कैंडिडेट्स को यहां पर मदद मिलेगी जिन्होंने कंप्यूटर चलाया नहीं या कम चलाया या इतने ध्यान से चीजों को समझा नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन MS Word 2021 which paste option is not visible under home tab? बताइए, MS Word 2021 में होम टैब के अंतर्गत कौन सा पेस्ट विकल्प दिखाई नहीं देता है? पहले तो मुझे यह बताइए कि पेस्ट कितने ऑप्शंस होते हैं पेस्ट करने के MS Word में? हम जब पेस्ट करते हैं, जब कॉपी करते हैं किसी भी टेक्स्ट को और पेस्ट करने लगते हैं, तो हमें वहां पर 3 तरीके के सिंबल्स मिलते हैं। 3 तरीके से हम पेस्ट कर सकते हैं। सर कौन कौन से 3 तरीके? कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पहला तरीका, मर्ज फॉर्मेटिंग दूसरा तरीका और कीप टेक्स्ट ओनली तीसरा तरीका। तो कौन सा तरीका नहीं है? पेस्ट इमेजेस, ये तरीका नहीं होता। आइए जरा इसको एक बार बड़े पर्दे पर समझने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक। MS Word में जब हम पेस्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो वहां पर हमें 3 चीजें दिखाई देती हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब जहां से हमने कॉपी किया है वहां पर एज इट इज पेस्ट हो जाए, बिल्कुल सोर्स जैसा कॉपी किया वैसे ही पेस्ट हो जाए। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं, जिसे के से आइडेंटिफाई करते हैं। मर्ज फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम मर्ज कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर हम पेस्ट कर रहे हैं, उस फॉर्मेटिंग में हो जाए। जिस पेज पर हम पेस्ट कर रहे हैं उस पेज पर जैसा टेक्स्ट है वैसा पेस्ट हो, मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब। और कीप टेक्स्ट ओनली का मतलब अगर हमने कॉपी किया है इमेजेस और टेक्स्ट को, तो इमेजेस कॉपी ना हो, सिर्फ टेक्स्ट कॉपी हो, दैट इज कॉल्ड कीप टेक्स्ट ओनली, जिसको टी से डिनोट करते हैं। तो पेस्ट करने के 3 तरीके हैं, KMT, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट,
हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन MS PowerPoint 2021? बताइए MS PowerPoint 2021 में कितने प्रेजेंटेशन व्यूज होते हैं? हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है कि MS PowerPoint में टोटल नंबर ऑफ व्यूज कितने हैं? 8। अगर टोटल व्यूज पूछ रहा होता कि व्यू टैब में कुल कितने व्यूज हैं तो आंसर लगा देते 8। अब ये व्यूज कितने में डिवाइडेड हैं? 5 हैं प्रेजेंटेशन और 3 है मास्टर। तो आंसर क्या हो गया? 5 प्रेजेंटेशन व्यूज, 5 प्रेजेंटेशन व्यूज एंड 3 मास्टर व्यूज। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, प्रेजेंटेशन व्यूज कितने हैं? 5 और मास्टर व्यू कितने हैं? 3। इस बात को याद रखिएगा। अब एक बार नाम भी याद रखिए। प्रेजेंटेशन व्यूज में कौन कौन से हैं? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। जबकि मास्टर व्यू में क्या क्या है? स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की उतना ही परफेक्शन होगा। नेक्स्ट, व्हाट सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अ न्यू रेसिपिएंट? नए प्राप्तकर्ता को ईमेल की एक प्रति क्या भेजती है? बताइए। व्हाट सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू न्यू रेसिपिएंट? अगर नए रिसीवर को अगर आपको कोई मेल की कॉपी भेजनी है तो क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे, BCC में रखेंगे, रिप्लाई ऑल करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे या ऑल ऑफ दीज करेंगे? आपके पास एक मेल आया और वो मेल अगर आपको किसी दूसरे को भेजना है, नए रिसीवर को, न्यू रेसिपिएंट है, तो आप रिप्लाई ऑल तो कर नहीं पाएंगे। रिप्लाई में तो उसी को जाएगा जिसने आपको मेल भेजा है ना, उन सबको रिप्लाई चली जाएगी। नए को भेजने के लिए हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे उस मेल को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फॉरवर्ड। समझ में आ गई? तो जब भी न्यू रेसिपिएंट के बारे में बात होगी तो फॉरवर्ड होगा, और अगर ओल्ड रेसिपिएंट के बारे में बात होगी तो रिप्लाई ऑल होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फोल्डर इन जीमेल? इसका आंसर तो आप दे देंगे, है ना, बहुत टैलेंटेड हैं आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं। जीमेल के मुख्य फोल्डर कौन सा है? इनबॉक्स, ट्रैश, स्पैम, ड्राफ्ट या सेंड? हम जानते हैं जीमेल में इनबॉक्स का फोल्डर भी होता है जिसमें सारे मेल आते हैं, ट्रैश फोल्डर भी होता है जहां पर डिलीट किए हुए मेल्स जाते हैं, स्पैम फोल्डर भी होता है जहां पर जंक मेल या अनवांटेड मेल्स जाते हैं, ड्राफ्ट का फोल्डर भी होता है जहां पर अनसेंड मेल, बिना भेजे गए मेल स्टोर होते हैं, ड्राफ्ट, और सेंड फोल्डर भी होता है जहां पर भेजे गए मेल्स स्टोर होते हैं। तो मेन फोल्डर कौन सा हुआ? इनबॉक्स, जहां पर मेल हमें रिसीव होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनबॉक्स, और यही होता है मेन फोल्डर, है ना। आप देख सकते हैं सबसे पहले कंपोज, जिसके द्वारा मेल को आप लिखते हैं, कंपोज करते हैं, फिर इनबॉक्स जहां पर मेल आके गिरते हैं, स्टार्ट, जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उनको आप स्टार कर देते हैं, स्नूज, अगर आप चीजों को क्या करना चाहते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं किसी मेल को कि अभी नहीं 2 घंटे के बाद, कल या परसों ये मेल दोबारा आ जाए, तो इसको आप स्नूज कर देंगे। इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं जिनको आपने स्टार किया है वो इंपॉर्टेंट वाले फोल्डर में भी दिखाई देंगे, सेंट, जो आपने भेजे हैं वो सेंट वाले फोल्डर में, और ड्राफ्ट मतलब अनसेंड मेल, ये आपको ड्राफ्ट में दिखाई देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ डू यू प्रॉपरली फॉर्मेट एन ईमेल? बताइए। ईमेल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। बताइए, आप किसी ईमेल को ठीक से कैसे प्रारूपित करते हैं? सबसे पहले मेल में क्या लिखेंगे? देखिए, सब्जेक्ट, बॉडी, सिग्नेचर, क्लोजिंग, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, सिग्नेचर, सिग्नेचर, बॉडी, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहले वाला देख लो और लास्ट वाला देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल सही, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं तीसरा छोड़ दो, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से कोई एक आंसर होगा। अच्छा, लास्ट में क्या होगा? सिग्नेचर। सबसे लास्ट में क्या होता है? सिग्नेचर। तो पहला वाला हो नहीं सकता, दूसरा हो सकता है और फोर्थ वाला भी हो सकता है।
तो या तो आंसर आपका कौन सा होगा, सेकंड या होगा फोर्थ। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन होता है, फिर बॉडी होती है और फिर सिग्नेचर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज द करेक्ट वन। सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर सिग्नेचर। सर इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट का मतलब जहां बहुत शॉर्ट में उस मेल के बारे में लिखा जाता है ना, आप जानते हैं सब्जेक्ट है। सैल्यूटेशन का मतलब डियर, हाय, हेलो, है ना, इस तरीके से जब आप एड्रेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। टू, जिसको आप मेल लिख रहे हैं, टू करके अगर लिख रहे हैं तो वो क्या है, सैल्यूटेशन है। बॉडी, आप जानते हैं जहां पर एक्चुअल मेल आप टाइप करते हैं वो बॉडी है। और सिग्नेचर मतलब लास्ट में जो आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं सबसे लास्ट में, जिसके द्वारा लिखा जा रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू, योर रिस्पेक्टिवली, है ना, लास्ट में अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपने व्हाट्सएप नंबर, जो भी आप चाहते हैं वो आप देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर पार्ट, है ना, रेफरेंस वाला, जैसे आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स, दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्स्ट ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ब्राउजर है? टेक्स्ट ब्राउजर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज ब्राउजर ओपन करते हैं, है ना, हमें कोई सर्च करना होता है तो हम क्या करते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं और ब्राउजर पे हम सर्च करते हैं। जब हम सर्च करते हैं तो हमें इमेजेस भी मिलती हैं, टेक्स्ट भी मिलता है, वीडियोस भी मिलती हैं, है ना, यूट्यूब की वीडियोस भी मिलती हैं, कई सारी इमेजेस भी मिलती हैं। लेकिन ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो सिर्फ टेक्स्ट को ही ब्राउज कर सकता है? बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, नेटस्केप, LYNX या मोसैक? करेक्ट आंसर है LYNX, लिंक्स जिसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ टेक्स्ट ब्राउजर। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे पहला टेक्स्ट ब्राउजर कौन सा है, नेम द फर्स्ट टेक्स्ट ब्राउजर, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला ब्राउजर कौन सा है? क्योंकि जो सबसे पहला ब्राउजर था वही तो टेक्स्ट ब्राउजर था। और ये आप जानते हैं कि सबसे पहला ब्राउजर www है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेक्सस, NEXUS, नेक्सस। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट्स ओनली एक्सेसिबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉइज। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो केवल एक संगठन और उसके कर्मचारियों के लिए सुलभ है। बताइए। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, 2 and 3 बोथ, या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हम जानते हैं अगर यहां पर बात हो रही है सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए तो ये क्या है, प्राइवेट नेटवर्क। और प्राइवेट नेटवर्क जिनका यूज सिर्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं, सिर्फ कर्मचारी कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रानेट। यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इंटरनेट है। वाईफाई जिसको बोलते हैं, इंटरनेट है। वाइड एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, इंटरनेट है। एक्स्ट्रानेट का मतलब क्या है? एक्स्ट्रानेट का मतलब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, जब दो कंपनीज आपस में नेटवर्क एस्टैब्लिश करती हैं किसी टास्क को करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। या जितने भी शेयर होल्डर हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं या पार्टनर्स हैं, इनके बीच में जो पार्टनरशिप है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। क्योंकि इसके लिए जो नेटवर्क एस्टैब्लिश किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट। समझ में आया? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की? मेमोरी पदानुक्रम में निम्न में से कौन सबसे कम है? कैश मेमोरी, SSD, रजिस्टर, रैम या रोम? पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की का मतलब क्या होता है? मेमोरी पदानुक्रम में सबसे कम नंबर पर कौन सा है, इसका मतलब क्या आपको फास्टेस्ट मेमोरी बतानी है? जी नहीं। क्या आपको स्लोएस्ट मेमोरी बतानी है? जी हां। लोएस्ट का मतलब स्लोएस्ट, हाईएस्ट का मतलब फास्टेस्ट। तो सबसे लो पायदान यानी सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन सी है? हम जानते हैं फास्टेस्ट कौन कौन सी है, रजिस्टर, कैशे, रैम
ये फास्टेस्ट है, तो इसका मतलब ये स्लोएस्ट में तो आएगी नहीं। तो कैशे मेमोरी हटा दो, रजिस्टर हटा दो, रैम हटा दो, क्या बचा? रोम और एसएसडी। अब लोएस्ट पायदान पे क्या है? रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, और प्राइमरी मेमोरी कभी भी स्लोएस्ट नहीं हो सकती, है ना, तो रोम होगा नहीं। आंसर क्या हो गया? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी हमेशा प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में क्या स्लो होगी? जी हां, ये हार्ड डिस्क से तो फास्ट है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में ये क्या है? स्लो है। समझ में आया? वेरी गुड। वाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड किया जाता है क्या? ये क्वेश्चन आता ही आता है, और कैंडिडेट 90% इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, पता नहीं क्यों। जल्दी में समझो क्वेश्चन को। कह रहा है बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड किया जाता है क्या? वाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, मतलब बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो कहां लोड की जाती हैं? रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में, कैशे में, या बोथ रैम एंड रोम? सोच के बताओ क्या होगा। बिल्कुल, अब कुछ कैंडिडेट्स ने तो सही आंसर दिया, लेकिन कुछ का मोय मोय हो गया। क्यों? क्योंकि बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स रैम में लोड होती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैसे याद रखें? क्या जितनी बार आप कंप्यूटर ओपन करते हैं उतनी बार बूटिंग होती है? यस सर। इसका मतलब कि बूटिंग के दौरान वो फाइल्स हर बार लोड होती हैं। हर बार लोड इसलिए होती हैं क्योंकि वो मेमोरी टेम्परेरी है जहां पर बूटिंग की फाइल्स जा रही हैं, और टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? रैम। अब तो याद रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बूटिंग के दौरान ऐसी कौन सी मेमोरी है जो मदद करती है, फिर से सुनो, विच मेमोरी हेल्प्स इन बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग के दौरान कौन सी मेमोरी मदद करती है? तो आंसर क्या होगा? रोम, क्योंकि रोम के अंदर ही क्या है? सीमॉस बैटरी। रोम से कनेक्टेड ही क्या है? सीमॉस बैटरी, है ना, जिसमें डेट और टाइम होता है। रोम के अंदर ही क्या है? ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, वो भी रोम के अंदर है। तो इसका मतलब बूटिंग में जो मदद करती है वो रोम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जहां पर लोड होती हैं बूटिंग के दौरान वो रैम है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल? बताइए, मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? हम लोग मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं, है ना, दिन भर यही तो करते हैं, मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं आप, है ना, एक्सेस करते हैं चीजों को, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं। तो वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है वो कौन सी है? टीसीपी/आईपी, आईएसडी, डब्ल्यूएपी, एचटीटीपी, या नन ऑफ दीज? अब आज के बाद जब भी अपने मोबाइल पर आप इंटरनेट चलाएं तो एक चीज जरूर याद रखिएगा कि सचिन सर ने कहा है जितनी बार मोबाइल में इंटरनेट चलाएंगे वहां पर जो प्रोटोकॉल होगी वो कौन सी होगी? WAP, वैप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या नाम है इस प्रोटोकॉल का? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड वैप। तो जितनी बार भी मोबाइल हाथ में पकड़ें और इंटरनेट चालू करने के लिए जाएं, मेरी याद कर लीजिएगा। याद क्यों? क्योंकि सचिन सर ने कहा है कि मोबाइल में जब भी प्रोटोकॉल यूज होगी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वो प्रोटोकॉल कौन सी होगी? WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो याद रहेगा, हर बार रिवाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। बताइए, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, और जब भी हम हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग, है ना। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग C ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, D ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, E ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। क्यों? ताकि उसमें स्टोर डेटा स्वाहा हो जाए, है ना, डिलीट हो जाए।
क्या वो डेटा परमानेंट डिलीट होता है? जी नहीं, वो डेटा ट्रैक और सेक्टर में जाकर बढ़ जाता है, जिसको हम सॉफ्टवेयर की मदद से रिट्रीव कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि जब हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो डेटा ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज बेटर suited फॉर कॉन्फ़िगरेशन वेयर ईमेल नीड टू बी एक्सेस ओनली फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस। अच्छा, अब यहां पर मेल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जा रही है। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन देते हैं कैंडिडेट को। तो सबसे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा याद रखो, जीमेल का इस्तेमाल आप सभी ने किया है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये जो चीज यहां पर लिखी हुई है वो जीमेल में हम लोग करते हैं, वो हम लोग डेली लाइफ में अपने जीमेल यूज करते समय करते हैं, तो आंसर क्या होगा? IMAP। और अगर वो काम हम जीमेल में नहीं करते तो आंसर हो जाएगा POP3। मेल सेंड करने के लिए SMTP, मेल को रिसीव करने के लिए IMAP और POP3। इसका मतलब जो जीमेल है वो IMAP प्रोटोकॉल का यूज करती है, और बाकी जो क्लाइंट हैं जैसे आउटलुक हो गया वो किसका यूज करता है? POP3 का। तो एक चीज हमेशा याद रखना, वो चीज क्या कि अगर क्वेश्चन जीमेल के रिगार्डिंग हो तो आंसर क्या होगा? IMAP, और अगर क्वेश्चन जीमेल के रिगार्डिंग ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा? POP3। अब जरा पढ़ते हैं, आओ। डैश इज बेटर suited फॉर कॉन्फ़िगरेशन वेयर ईमेल नीड टू बी एक्सेस ओनली फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस। एक्सेस की बात हो रही है, मेल को एक्सेस करने के लिए या तो IMAP का यूज करेंगे या POP3 का, तो आंसर या तो 1 होगा या तो 5th होगा। फ्रॉम अ सिंगल डिवाइस कह रहा है, क्या जीमेल को हम एक ही डिवाइस से एक्सेस करते हैं? जी नहीं सर, जीमेल को तो हम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, वो चाहे मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? POP3, यानी 5th इज द राइट वन। समझ में आया? सिंगल डिवाइस से जो हम एक्सेस करते हैं मेल्स, वो किस में करते हैं? POP3 में। और मल्टीपल डिवाइसेस से जो हम एक्सेस करते हैं वो किस में? IMAP में। समझ में आया? आगे बढ़ो। डैश प्रोटोकॉल इनेबल मोर एडवांस ईमेल मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस न्यूमरस डिवाइसेस। कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो कई उपकरणों में अधिक उन्नत ईमेल प्रबंधन और सिंक्रोनाइजेशन सक्षम बनाती है? हम कई सारे डिवाइसेस से अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी, टैबलेट से भी, मोबाइल से भी। हम जिस भी डिवाइस से चाहें उससे अपने मेल को एक्सेस कर सकते हैं। किसमें? जीमेल में। और जीमेल का मतलब IMAP। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक। नेक्स्ट, डैश डज नॉट डाउनलोड or store the email content onto the device, rather users read their messages over the email service। क्या मतलब है? डैश ईमेल सामग्री को डिवाइस पर डाउनलोड या संग्रहित नहीं करता, बल्कि उपयोगकर्ता अपने संदेश ईमेल सेवा पर पढ़ता है। नॉट डाउनलोड और स्टोर, क्या जीमेल में हमें मेल को पढ़ने के लिए क्या उसे डाउनलोड करना पड़ता है? क्या उसे स्टोर करना पड़ता है? जी नहीं, हमें कोई डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट को हम डाउनलोड करते हैं, बाकी मेल को तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। नॉट डाउनलोड की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर बात जीमेल की हो रही है, और अगर बात जीमेल की हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? IMAP। तो करेक्ट आंसर इज IMAP। नॉट डाउनलोड और स्टोर, डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती या स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती। हम ऑनलाइन जाकर ही अपने मेल को पढ़ लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं उसको, है ना। मेल डाउनलोड नहीं करते, अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं लेकिन मेल को नहीं। तो ये बात किसकी हो रही है? जीमेल की, और जीमेल का मतलब IMAP। समझ में आया? आगे बढ़ो। डैश प्रोटोकॉल दैट डाउनलोड ऑल न्यू ईमेल्स onto the endpoint device while erasing them from the email service। डैश प्रोटोकॉल जो सभी नए ईमेल को ईमेल सेवा से मिटाते समय एंड पॉइंट डिवाइस पर डाउनलोड कर लेता है, यानी सर्वर से इरेज कर देता है और हमारी डिवाइस पर उस मेल को डाउनलोड कर देता है।
क्या ऐसा कभी होता है जीमेल में कि आपने कोई मेल डाउनलोड किया हो और वो जीमेल से हट गया हो, सिर्फ आपके डिवाइस में आ गया हो? नहीं। तो इसका मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है? IMAP की? बिल्कुल नहीं। POP3 की? जी हां। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये तरीका समझ में आया कि अगर आपको लग रहा है यहां पर बात जीमेल की हो रही है तो आंसर IMAP दे दीजिएगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है यहां पर बात जीमेल की नहीं हो रही है, किसी और मेल की हो रही है, जैसे मेल क्लाइंट, MS आउटलुक की, तो आप आंसर क्या दे दीजिएगा? दैट इज POP3। क्योंकि आपने आउटलुक तो यूज किया नहीं है, तो आप लोग ये पहचान नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन POP का है या नहीं, लेकिन आपने जीमेल यूज किया हुआ है तो आप ये पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन IMAP का है या नहीं। अगर IMAP का है तो बल्ले बल्ले लगा दीजिए, और अगर IMAP का नहीं है तो POP3 होगा आंसर। समझ में आ गया ये ट्रिक? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन दिस प्रोटोकॉल मेल कंटेंट कैन बी रीड पार्शियली बिफोर डाउनलोडिंग। इस प्रोटोकॉल में मेल सामग्री को डाउनलोड करने से पहले आंशिक रूप से पढ़ा जा सकता है। क्या मेल को डाउनलोड करने से पहले पढ़ा जा सकता है? सोचो, मेल के कंटेंट को रीड किया जा सकता है। बिल्कुल। आप जब आपके पास कोई मेल आता है तो आप उसको ओपन भी नहीं करते, बिना ओपन किए आपको पता चल जाता है कि ये मेल किसने भेजा, ये मेल कब भेजा गया, इस मेल का सब्जेक्ट क्या है, किसके रिगार्डिंग है। फिर आपको लगता है कि ओपन करना चाहिए तो आप ओपन करते हैं, आपको नहीं लगता ओपन करना चाहिए तो आप नहीं भी करते हैं। फैक्ट है ना ये बात? तो इसका मतलब कि आप मेल के कंटेंट को पार्शियली रीड कर सकते हैं बिना उसके डाउनलोड किए। तो इसका मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है? जीमेल की। और जीमेल की जब कभी भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? IMAP। समझ में आया? तो इस प्रोटोकॉल में मेल सामग्री को डाउनलोड करने से पहले आंशिक रूप से उसके बारे में पढ़ा जा सकता है। यह बात सही है। और यह बात किसकी हो रही है? IMAP की। नेक्स्ट, विच पोर्ट्स आर यूज्ड बाय IMAP? यह क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। IMAP का पोर्ट नंबर जरूर पूछते हैं। IMAP द्वारा कौन सा पोर्ट का उपयोग किया जाता है? 140, 143, 25, 80 या 100? करेक्ट आंसर है 143 यानी 143। ये किसका पोर्ट नंबर है? IMAP का। लेकिन क्या IMAP का सिर्फ एक ही पोर्ट नंबर होता है? जी नहीं। IMAP के दो पोर्ट नंबर होते हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट जो कि 143 है, और एक सिक्योरिटी के साथ। मेल को जब हम रिसीव करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी भी तो लगी होती है, और वो सिक्योरिटी कौन सी होती है ये भी मैंने आपको बताया है कि जीमेल या ईमेल जिस सिक्योरिटी का यूज करता है वो है PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी का, है ना। तो अब जब मेल हमें रिसीव होगा तो उसके साथ में एक स्पेशल इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी लगी रहेगी, और अगर हां तो इस केस में जो IMAP पोर्ट नंबर यूज होगा वो कौन सा है? बताओ। Dash is the secure port for IMAP and it works over TLS SSL encryption। TLS का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL का मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। Dash IMAP के लिए सुरक्षित पोर्ट है और ये TLS या SSL encryption पर काम करता है। करेक्ट आंसर होगा 993 यानी फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट वन। अब जरा एक बार फिर से समझो, अगर IMAP के बारे में सिर्फ IMAP दिया हो और डिफॉल्ट पोर्ट नंबर पूछा गया हो तो आंसर हो जाएगा 143, और अगर IMAP के साथ में सिक्योरिटी की बात की जा रही हो, इंक्रिप्शन की बात की जा रही हो, TLS या SSL की बात की जा रही हो, तो पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? 993। क्लियर? वेरी गुड। Dash is a search engine that has been praised by privacy। ऐसा कौन सा सर्च इंजन है या खोज इंजन है जिसकी गोपनीयता द्वारा प्रशंसा की गई है, यानी जिसका जो मेन फोकस है वो यूजर के कंटेंट को गोपनीय रखना है, प्राइवेट रखना है। बताइए कि जिसकी सर्च हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती, ऐसा कौन सा सर्च इंजन है? याहू, यांडेक्स, बिंग, AOL या डकडगो? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड डकडगो, जो बिल्कुल प्राइवेसी पर फोकस करने वाला सर्च इंजन है। और अगर हम डकडगो सर्च इंजन का यूज कर रहे हैं तो ब्राउजर कौन सा होगा ये भी बताइए। इफ वी आर यूजिंग डकडगो सर्च इंजन
then in that case browser is Tor browser. The onion routing है ना, Tor की फुल फॉर्म है, आप जानते हैं Tor का यूज करके हम कई सारी स्मगलिंग, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं. दैट इज वाया व्हाट, Tor ब्राउजर. और इस केस के साथ में जो सर्च इंजन यूज होगा वो कौन सा होगा, डक डक गो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर कंपोनेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिक्वेस्टेड कंटेंट. मतलब अनुरोधित सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ब्राउजर घटक का उपयोग किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर कंपोनेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिक्वेस्टेड कंटेंट. ब्राउजर का काम क्या है, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है ना, वो ओपन हो गया, अब उस पर आप सर्च करेंगे. ब्राउजर पे जो सर्च करने के लिए जो कंटेंट है, जो कंपोनेंट है, उसको क्या बोला जाता है, ब्राउजर इंजन, यूजर इंटरफेस, क्रॉलर, सर्च इंजन या रेंडरिंग इंजन. तो ब्राउजर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, रेंडरिंग इंजन, जिसके द्वारा ब्राउजर चीजों को रेंडर करता है यानी प्रोसेस करता है. दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग इंजन. अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग रेंडरिंग इंजन होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा और एज. इनकी बात करें तो ये ब्लिंक इंजन पर काम करते हैं, ब्लिंक रेंडरिंग इंजन पर काम करते हैं. सफारी ब्राउजर की बात करें जो एप्पल का है, वो वेबकिट इंजन पर काम करता है, वेबकिट रेंडरिंग इंजन पर काम करता है. अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो वो ट्राइडेंट इंजन पर काम करता है. और अगर मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो ये गीको रेंडरिंग इंजन पर काम करता है. तो अलग अलग ब्राउजर अलग अलग रेंडरिंग इंजन पर काम करते हैं. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर MS वर्ड 365. बताइए, MS वर्ड 365 के अंतर्गत कितने प्रकार के चेंज केस विकल्प उपलब्ध हैं. अब बताओ भाई, चेंज केस क्या होता है, पता है ना, बहुत बार बताया है ना. चेंज केस MS वर्ड में होम टैब के अंदर बड़ा ए छोटा ए, चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, यही तो होते हैं चेंज केस. चेंज केस की शॉर्टकट की क्या है, जल्दी से बताओ, भूल गए, शिट. चेंज केस की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3. शिफ्ट के साथ F3 दबाने पर क्या होता है, चेंज केस. और ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, यानी 5 टाइप्स. कौन कौन से, देखो, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो 5 तरीके के चेंज केस आ जाएंगे. सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस. शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F3. भूल जाते हैं आप, भुलक्कड़ हैं बहुत, है ना, लेकिन मुझे पता है ऑप्शंस अगर होगा तो आप भूलेंगे नहीं, है ना. यही तो सोच रहे हैं सर, ऑप्शन अगर होता तो गलती नहीं करते, है ना. अभी याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, आपकी बात मान ली हमने. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड प्रोवाइडिंग HTTP रिस्पॉन्स. सर ये क्या क्वेश्चन है, ये तो फंस गए, मोए मोए हो गई, कर लेंगे करीब. निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ग्राहकों से HTTP अनुरोध स्वीकार करने और HTTP प्रतिक्रियाएं प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है. ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करता है ना. इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है और रिस्पॉन्स दे रहा है. रिस्पॉन्स कौन देगा, सर्वर, है ना. रिस्पॉन्स देने का काम किसका है, सर्वर का. और रिक्वेस्ट डेवलप करने का काम किसका है, क्लाइंट का. तो इसके पीछे जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा वो क्या होगा, वेब सर्वर, जो कि रिस्पॉन्स देगा आपकी चीजों को. तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, सर्वर. और सर्वर का मतलब आंसर है वेब सर्वर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू इंप्लीमेंट ओमनीबॉक्स. वेरी फेमस क्वेश्चन. डैश ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा था. कहेंगे सर ओमनीबॉक्स क्या होता है ना, ये तो हमने सुना ही नहीं.
आपने नहीं सुना तो क्या हुआ, एग्जामिनर तो जानता है कि आपने नहीं सुना, तभी तो पूछता है। तो बताइए ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर है जिसने पहली बार ओमनी बॉक्स को इंट्रोड्यूस किया। ओमनी बॉक्स होता क्या है अभी बताएंगे। आंसर है गूगल बाबा। गूगल क्रोम के द्वारा सबसे पहले ब्राउजर में ओमनी बॉक्स का प्रयोग हुआ। अब ये ओमनी बॉक्स क्या है, इधर आओ, ये देखो, जब आप कोई ब्राउजर ओपन करते हैं क्या उसका ऊपर जहां पर एड्रेस आप लिखते हैं ये जगह होती है? यस सर। जहां आप google.com, facebook.com, व्हाट्सएप है ना, या IBPS की वेबसाइट ओपन करते हैं, यही तो वो URL है। इस URL को एड्रेस बॉक्स भी बोल सकते हैं या इस एड्रेस बॉक्स को ओमनी बॉक्स भी बोल सकते हैं। सर तो एड्रेस बॉक्स बोल देते, क्या दिक्कत थी, है ना, यही तो दिक्कत है IBPS के साथ। सीधा सीधा नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। तो गूगल क्रोम में इस एड्रेस बॉक्स को क्या बोलते हैं, ओमनी बॉक्स, या इसको URL एड्रेस भी बोल सकते हैं, है ना, URL बॉक्स भी तो बोल सकते हैं। तो एड्रेस बॉक्स बोले, URL बॉक्स बोले या ओमनी बॉक्स बोले, ये सब सेम है। सबसे पहले ये किसने इंट्रोड्यूस किया, गूगल क्रोम ने, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफर्ड फॉर फ्री बट हैज टू बी पेड फॉर एडिशनल फीचर इज कॉल्ड। बताइए वह सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में पेश किया जाता है, फ्री है बिल्कुल, लेकिन अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है। सोचिए क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं जो फ्री है लेकिन एडिशनल सर्विसेज के लिए आपको पे करना होता है? सोच के बताइए। जी हां, जैसे व्हाट्सएप फ्री तो है लेकिन व्हाट्सएप का पेड वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आपको और सारी क्वालिटीज चाहिए, भारी भरकम ग्रुप्स बनाने हैं, ज्यादा लोगों को जोड़ना है ग्रुप्स में, है ना, तो पेड वाला लेना होगा। और भी कोई है क्या? यूट्यूब जिस पे आप अभी हमें देख रहे हैं, क्या ये भी ऐसा ही है, फ्री आप देख रहे हैं ना, यूट्यूब ने पैसे तो नहीं लिए आपसे। तो क्या इसमें एडिशनल फीचर्स के लिए आपको पे करना होता है? जी हां। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में ऐड ना आए, है ना, तो आपके पेड सब्सक्रिप्शन पे जाना होगा, जो कि 1% लोग लेते हैं। तो यानी है तो कई सारे फीचर्स आपको पेड वाले में मिल जाते हैं यूट्यूब पर। तो ऐसी सर्विस को क्या बोलते हैं? फ्रीवेयर, प्रीमियम, शेयरवेयर, ओपन सोर्स, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रीमियम। यानी फ्री भी है और प्रीमियम भी है। तो फ्री प्लस प्रीमियम इज कॉल्ड फ्रीमियम। कि अगर आपको समझ में आती हैं सर्विसेज और एडिशनल सर्विसेज की तरफ आप जाना चाहते हैं तो प्रीमियम सेवाएं ले लीजिए, है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रीमियम। इसके कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं? आइए एक बार लिस्ट दिखाते हैं आपको। ये लीजिए, फ्री प्लस प्रीमियम सॉफ्टवेयर की लिस्ट में पहला नाम आता है व्हाट्सएप का, जो अभी तक चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं फ्री हूं, मैं फ्री हूं, मैं फ्री हूं, है ना, लेकिन व्हाट्सएप अब आ चुका है फ्री प्लस प्रीमियम सर्विस के साथ। ट्विटर जिसका नाम एक्स हो चुका है ना, एलॉन मस्क भाई साहब, इनके आते ही पेड में कन्वर्ट हो गया। अभी तक ट्विटर क्या था, फ्री, लेकिन अगर आपको ब्लू टिक चाहिए, है ना, ये एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए तो आपको पे करना होगा, और ये भी क्या हो गया, फ्री प्लस प्रीमियम। यूट्यूब फ्री प्लस प्रीमियम, फ्रीमियम। टेलीग्राम, है ना, फ्री है, आप यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको एडिशनल फीचर्स चाहिए देन यू हैव टू एनरोल इन द प्रीमियम सर्विस, फ्रीमियम। स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, फ्रीमियम के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउजर? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यवसायिक वेब ब्राउजर था? पहला ब्राउजर www, नाम बदल के नेक्सस, लेकिन फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउजर जो पहले मार्केट में कॉमर्शियलाइज किया गया वो कौन सा है? नेटस्केप। यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो कभी भी ब्राउजर के साथ में कॉमर्शियल जुड़ेगा तो आंसर क्या होगा, नेटस्केप। नेक्स्ट, अ फ्री ओपन सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ नेटस्केप वाज द डेवलप्ड कॉल्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। किसने डेवलप किया? नेटस्केप के द्वारा। नाम बताइए। नेटस्केप का एक मुक्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संस्करण डैश नाम से विकसित किया गया था। नाम बताइए। ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला,
क्रोमियम या आता है, बताएंगे नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज मोजिला फायरफॉक्स। हम लोग जानते हैं जब भी बात होगी ओपन सोर्स ब्राउजर की या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, नेटस्केप के द्वारा डेवलप किया गया, मोजिला कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड मोजिला फायरफॉक्स, पूरा ओपन सोर्स है। और इसके ऊपर बना हुआ जो जानवर है वो क्या है? रेड पांडा, फॉक्स नहीं, जानते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रेड पांडा, फॉक्स नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज नोन एज फॉर इट्स पेज रैंक एल्गोरिथम? निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन या सर्च इंजन अपने पेज रैंक एल्गोरिथम के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जिसमें पेज रैंक नाम की एल्गोरिथम का यूज होता है? जल्दी से बताइए। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का, याहू, डकडगो प्राइवेसी वाला, गूगल बाबा या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है गूगल बाबा। तो गूगल बाबा यूज करते हैं जिस एल्गोरिथम का सर्च के लिए, वो क्या है? पेज रैंक। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट वर्ल्ड प्रोसेसर दैट केम इन 1979? पहले वर्ल्ड प्रोसेसर का नाम बताइए जो 1979 में आया था। वर्ल्ड प्रोसेसर का मतलब जो चीजों को प्रोसेस करे, जो वर्ड्स को प्रोसेस करे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बनाए, उसी को बोलते हैं वर्ल्ड प्रोसेसर। और दुनिया का पहला वर्ल्ड प्रोसेसर आया 1979 में, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड स्टार। क्या था? वर्ल्ड स्टार। फिर से, पहला वर्ल्ड प्रोसेसर वर्ल्ड स्टार, बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड प्रोसेसर वर्ल्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड। समझ में आया? फिर से आओ, फिर से, फर्स्ट वर्ल्ड प्रोसेसर वर्ल्ड स्टार, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड, बाय डिफॉल्ट यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिलता ही मिलता है, बाय डिफॉल्ट, दैट इज वर्ल्ड पैड। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोटेशन मार्क इन अ सर्च क्वेरी? किसी खोज क्वेरी या सर्च क्वेरी में उद्धरण चिन्ह यानी कोटेशन मार्क का क्या उद्देश्य है? अगर हम कोटेशन मार्क के साथ में कुछ भी सर्च करें तो इसका क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा कि जो कीवर्ड हमने लिखा है उसी के रिगार्डिंग बिल्कुल सही सर्च पेज हमें मिल जाएगा। यानी टू इंडिकेट अ क्वेश्चन नहीं, टू एक्सक्लूड स्पेसिफिक वर्ड्स फ्रॉम द सर्च नहीं, टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज, जी हां, जो हम चाहते हैं वही हमें ढूंढ के देगा। और ये कमाल होगा कैसे? अगर हम कोटेशन मार्क का यूज करेंगे सर्च करने के दौरान तो एग्जैक्ट फ्रेज हमें देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर अ ब्रीफ रियल टाइम? हाँ भाई, व्हाट इज द टर्म फॉर अ ब्रीफ रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल ओवर द इंटरनेट? बताइए, इंटरनेट पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच संक्षिप्त वास्तविक समय की पाठ आधारित बातचीत को क्या कहा जाता है ना? दो लोग रियल टाइम पर लाइव चैटिंग कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? ये तो पता है आपको, है ना? व्हाट्सएप पे चैटिंग अगर करते हैं, इंस्टा पे बातें अगर करते हैं रियल टाइम पर तो इसे क्या बोलेंगे? ईमेल नहीं, ब्लॉग नहीं, इंस्टेंट मैसेजिंग हो सकता है, कोरा यानी क्वेश्चन आंसर नहीं, वेबसाइट पोर्टल नहीं, यानी करेक्ट आंसर इज इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स कई सारे हैं, है ना? जैसे व्हाट्सएप है, वाइबर है, गूगल चैट्स है, आपका इंस्टाग्राम है, गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइन है, स्काइप है, एंड सो ऑन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। व्हाट डज द टर्म इनकॉग्निटो मोड और प्राइवेट ब्राउजिंग इन वेब ब्राउजर मीन्स? वेब ब्राउजर में गुप्त मोड या निजी ब्राउजिंग शब्द का क्या अर्थ है? बताओ बताओ। इनकॉग्निटो मोड, पहले इसकी शॉर्टकट की मुझे बता दो कि अगर आपको गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाकर आप क्या करते हैं? इनकॉग्निटो मोड ओपन करते हैं। क्यों करते हैं इनकॉग्निटो मोड ओपन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इनकॉग्निटो मोड का काम क्या है?
प्राइवेट ब्राउजिंग का। प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब अ मोड फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग, ना। अ मोड दैट ब्लॉक ऑल वेबसाइट्स, ना। अ मोड दैट हाइड द यूजर्स ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड कुकीज, हाँ, यानी वो मोड जिसके द्वारा हाइड हो जाती हैं क्या, हमारे द्वारा ब्राउज की हुई हिस्ट्री और कुकीज, इसी को बोलते हैं क्या, इनकॉग्निटो मोड। और आप इसका यूज क्यों करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ईमेल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेज, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है जिसका उपयोग ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ईमेल में यूज होने वाली कौन सी प्रोटोकॉल नहीं है, जल्दी से बताओ। SMTP है सेंड करने के लिए, IMAP है, STTP नहीं है, POP3 है, तो करेक्ट आंसर होगा STTP, जो कि नहीं है। लगा दो, आगे बढ़ जाओ। तो ईमेल में यूज होने वाली प्रोटोकॉल्स हैं कौन कौन सी? 4। आइए इस पर करें एक बार विचार। 4 प्रोटोकॉल्स कौन सी हैं? SMTP मेल सेंड करने के लिए, POP3 और IMAP मेल को रिसीव करने के लिए, और MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अटैचमेंट के लिए, है ना, दैट इज MIME। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ मार्किंग एन ईमेल मैसेज एज रीड और अनरीड इन एन ईमेल क्लाइंट? किसी ईमेल क्लाइंट में किसी ईमेल संदेश को पढ़ा हुआ या अपठित के रूप में चिन्हित करने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द फेमस है? आपने कोई मेल पढ़ लिया है या अभी तक नहीं पढ़ा, इसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, किस टर्म का यूज करते हैं? फ्लैगिंग, फॉरवर्डिंग, आर्चीविंग, सॉर्टिंग, CC या BCC। पढ़ लिया है तो इसके लिए एक अलग फ्लैग, नहीं पढ़ा है तो इसके लिए एक अलग फ्लैग, इंपॉर्टेंट है अलग फ्लैग। तो हम मेल्स में किसका यूज करते हैं? फ्लैग का, दैट इज कॉल्ड फ्लैगिंग। टुडे जो मेल आज पढ़ना है उसको अलग फ्लैग कर देते हैं, जो कल पढ़ना है अलग फ्लैग, नो नहीं पढ़ना है अलग फ्लैग। तो यहां पर मेल्स में फ्लैगिंग करने का ऑप्शन भी हमें मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैगिंग। नेक्स्ट, फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS Excel इज नोन एज, MS Excel के मुफ्त ऑनलाइन संस्करण को डैश के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बताइए, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ द IBPS। MS Excel का जो फ्री ऑनलाइन वर्जन है दैट इज कॉल्ड एक्सेल फॉर द वेब, यानी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये फ्री वर्जन है किसका? एक्सेल का, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सेल फॉर द वेब। नेक्स्ट, among these which is not transition type in MS PowerPoint 365? MS PowerPoint 365 में ट्रांजिशन प्रकार कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? अच्छा, ट्रांजिशन होता क्या है, पेज कैसे आएगा और पेज कैसे जाएगा पावर पॉइंट में, इसी को बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन। हाउ पेज कम्स एंड हाउ पेज डिसअपियर या वेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रांजिशन इन MS PowerPoint। बताओ, इसे कितने तरीके में डिवाइड किया गया है? 3 तरीके में। कौन कौन से? सबटल, एक्साइटिंग और डायनेमिक कंटेंट। कौन सा नहीं है? डायनेमिक स्लाइड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमिक स्लाइड इज द इनकरेक्ट वन। आइए इसको बड़े पर्दे पर समझते हैं। यह रहा बड़ा पर्दा। अगर हम बात करें किसकी? ट्रांजिशन की, है ना। तो ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक सबटल, एक एक्साइट करने वाला और एक डायनेमिक कंटेंट के साथ में। तो SED ये 3 प्रकार के होते हैं क्या? दैट इज ट्रांजिशन। सबटल हो गया, एक्साइटिंग हो गया, डायनेमिक कंटेंट हो गया, लेकिन डायनेमिक स्लाइड नहीं होता तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ो। बाय हाउ मेनी वेज यू कैन स्टार्ट स्लाइड शो इन MS PowerPoint 2019? MS PowerPoint 2019 में आप कितने तरीके से स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं? 2019 क्यों? 2021 भी पूछा जाए, या 365 पूछा जाए, या 2016 पूछा जाए, कोई भी वर्जन पूछा जाए, स्लाइड शो को शुरू करने के कितने तरीके हैं? बताओ बताओ। बिल्कुल सही,
तीन तरीके, यानी 3 ways इज द राइट वन। कौन कौन से? बिगिनिंग F5 दबाकर, फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट F5 दबाकर, वेरी गुड, और कस्टम स्लाइड शो, इसे कस्टमाइज करके। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के कुल तरीके कितने? 3, बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड और कस्टम स्लाइड, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू ओपन द टास्क मैनेजर? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? वेरी फेमस क्वेश्चन। विंडोज की बात हो, टास्क मैनेजर को ओपन करने की बात हो, कितने तरीके हैं? 2 तरीके, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के द्वारा और विंडोज प्लस एक्स के द्वारा। यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही। विंडोज प्लस आई सेटिंग्स को ओपन करने के लिए समझाया था, आंखों से होती है सेटिंग, और आई का मतलब आई, विंडोज प्लस आई का मतलब सेटिंग। याद आया कुछ 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 कुछ? चलो, तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप भी सही है टास्क मैनेजर के लिए, और विंडोज प्लस एक्स भी सही है टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। तो आंसर बनेगा बोथ 1 and 2, दैट इज द करेक्ट आंसर। करके देख लो, है ना, अगर लैपटॉप है तो करके देखो, विंडोज कंप्यूटर ओपन करो और कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करो, पता चल जाएगा ये ओपन होगा, और विंडोज प्लस एक्स करके देखो, पता चल जाएगा ये होगा। और ये जो ओपन हुआ ये क्या है? टास्क मैनेजर, जिसके द्वारा आप मैनेज कर सकते हैं अलग अलग टास्क को। समझ में आ गई बात? ओके, चलो। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट सब स्क्रिप्ट इन MS वर्ड 2021? गलत मत देना इसका आंसर, पाप पड़ेगा वरना। MS वर्ड 2021 में सब स्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? सब स्क्रिप्ट का मतलब बेस में अगर आपको लिखना है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो बताओ, अगर बेस में आपको कुछ चीजें लिखनी है जैसे H2O, है ना, 2 कहां चला गया? बेस में, तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू, दैट इज द राइट आंसर। और सुपर स्क्रिप्ट की बात हो, ऊपर अगर भेजना हो, ऊपर नहीं, है ना, ऊपर मतलब पावर में, तो ऊपर भेजना हो तो क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉर द सुपर स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट कंट्रोल इक्वल्स टू। तो करेक्ट आंसर क्या है? कंट्रोल इक्वल्स टू, है ना। देखो, होम पर आपको ये मिलता है, होम पर जब आप x² या x² पे क्लिक करेंगे तो आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल्स टू, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गलत मत करना। चलो, स्पीड ऑफ रैम इज मेजर्ड इन, रैम की स्पीड को किसमें नापते हैं, किसमें मेजर करते हैं? मेगाहर्ट्ज, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, MHz, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? रैम की स्पीड को हर्ज में मेजर करते हैं, तो मेगाहर्ट्ज सही होगा। और मेगाहर्ट्ज को कैसे लिखा जाता है? MHz, ये भी सही। मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ये भी सही। यानी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। यस, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो 40 क्वेश्चन समाप्त। आउट ऑफ 40 कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS Excel 2021? निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का उदाहरण है? सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? जय श्री राम, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। ये वाला कौन सा है? क्या पूछा है? एब्सोल्यूट। क्या होगा एब्सोल्यूट का आंसर? पता है? अगर वाकई में पता है तो कमेंट करके बताइएगा। और इनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, या तो रिलेटिव पूछेंगे, या एब्सोल्यूट पूछेंगे, या मिक्स्ड पूछेंगे। तो इसमें से एब्सोल्यूट कौन सा है एक बार बताइए कमेंट करके, क्या होगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक लेवल से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, वो भी एडवांस लेवल तक, कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs,
टॉपिक वाइज पीडीएफ्स के साथ, तो ज्वाइन कर सकते हैं इस बेहतरीन कोर्स से। कोर्स से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पे डायरेक्ट क्लिक करके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो वो भी जरूर बताइएगा, रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। कोर्स के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।